फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। ये हमारे इनकम टैक्स का एक टॉपिक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो मतलब जो जगह जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, उन्हें पानी देते हैं, ठीक है, सीडिंग वगैरह करते हैं, उन्हें काटते हैं, फिर उन्हें मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते हैं और फिर वहाँ से इनकम कमाते हैं। ठीक है, ये हमारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, इन सारी एक्टिविटीज़ को करने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इनकम मिलती है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या आएगा, कोई भी पैसा, कोई भी रेंट हो या रिवेन्यू जो हमें कहाँ से मिला हो, लैंड से, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, जो हम कल्टीवेशन करेंगे, वो किसके ऊपर करेंगे, लैंड के ऊपर करेंगे। दूसरा, जो ये लैंड है, ये हमारी कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर किसी फॉरेन में हमारी कोई लैंड है और वहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए और अगर वहाँ से आपको कोई इनकम मिल रही है, तो वो हमारे एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। ठीक है, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। मतलब अगर आपके पास लैंड तो है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, किसी अदर पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। इसीलिए बोल रखा है कि कोई भी इनकम एग्रीकल्चर में तभी काउंट होगी, तभी मानी जाएगी अगर उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। एक तो वो हमें लैंड से मिला हो रिवेन्यू, दूसरा वो लैंड हमारे इंडिया में सिचुएटेड हो, तीसरा है कि वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। फिर जो इनकम मिली है ना ऐसी लैंड से, वो हमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करके मिली है। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक एज वही कि भी सीडिंग की हो हमने, ठीक है, बीज वगैरह बोए हों, पानी दिया हो, ठीक है, ये सारे काम किए हो। एनी प्रोसेस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड विच रेंडर द प्रोसेस, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे अब देखो, हम गेहूँ वगैरह बोते हैं, बाजरा बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, वीट वगैरह, मेज़ वगैरह, तो वो ऐसे ही तो तैयार नहीं हो जाता मार्केट में बेचने के लिए। हमें उसको मार्केट में बेचने के लिए प्रिपेयर करना होता है। जैसे कॉफ़ी है, उसको पीसना, सुखाना, ठीक है। तो ये जो कहता है कि प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, उसको मार्केट के लिए तैयार करने में, मार्केट में बेचने के लायक करने में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाती है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और फिर जो प्रोड्यूस था उसको बेचने से जो हमें इनकम मिल रही है, वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत। फिर कोई भी फार्म है, फार्म मतलब लाइक जो जो हमारी लैंड थी जहाँ पे हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रहे थे, वहाँ पे हमने कोई फार्म हाउस बना रखा हो और उससे अगर हमें कोई इनकम मिलने लगेगा, जो हमने स्टोरेज के लिए दे दिया किसी को, खेती वगैरह के सामान के लिए, वहाँ से अगर हमें कोई इनकम मिलती है, तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएगी, एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत। तो यही बता रखा है कि लैंड हमारी इन किस में हो, इंडिया में सिचुएटेड हो। इसको किसके लिए यूज़ किया जाए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लाइक उसमें लैंड को बोना, पानी देना, ठीक है, बीज बोना, पेड़ पौधे वगैरह लगाना, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर कहता है कि जो इनकम है ना, जिस पर्सन ने कमाई है एग्रीकल्चर इनकम से, उसका उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे भाई मेरी लैंड थी, मैंने मतलब मेरी लैंड थी, अगर मैंने वो ऐसे किसी को दे दी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही पर्सन उसको बोता है, उससे कमाता है, बस मैं तो उससे बस चार्जेस ले लेता हूँ। या किसी ने बोई फसल वगैरह बनाई और मैंने उससे क्या ले लिया, सीधा ही पैसे दे के उससे वो खड़ी की खड़ी फसल खरीद ली, तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। लेकिन अगर उस मतलब जो पर्सन है वो अगर एग्रीकल्चर से इनकम कमा रहा है, तो उसका उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वो मतलब खरीदते हैं, जैसे मंडी में खरीद लेते हैं जो भी हमारे गेहूँ वगैरह होते, कुछ सरसों वगैरह होते हैं, और जब तेजी आते हैं तो उसको बेच देते हैं। तो वो काम है ना, हमारा एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है। ठीक है, और कहते कोई भी पर्सन है वो परचेज खड़ी खड़ी क्रॉप को खरीद ले या कटने के बाद खरीद ले और फिर उसको प्रॉफिट में बेच देता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है ना, उसको क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। और इनडायरेक्ट इनकम को क्या माना जाता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम में किस किस प्रकार की इनकम होती है, तो हम खुद समझ सकते हैं कि भाई अगर हमने किसी को किराए पर दिया, आई मीन जैसे बोल देते हैं लीज वगैरह पे, कितने टाइम तक वो यूज़ करेगा, रेंट वगैरह मिले, उससे रेवेन्यू मिले, वो हो जाएगी। या एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने से कोई इनकम मिले, हमें पता है कि खेतों में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुद की लैंड नहीं होती, वो किसी के खेतों में भाई उसकी फसलें काट देते हैं, पानी वगैरह दे देते हैं। तो मतलब जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं उसमें करने में जो भी इनकम होती है, ठीक है। अगर लेकिन खुद से अगर कोई पेड़ पौधे उगे हैं और अगर आप उनसे कोई इनकम कमा रहे हो ना, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है खुद से ही।
ठीक है, ह्यूमन लेबर उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। इनकम फ्रॉम मेकिंग द मतलब जो प्रोड्यूस था, जो भी हमने प्रोडक्शन किया था, आई मीन जो भी फसल हमने बोई थी उसको मार्केट के लिए तैयार करने में जो भी ऑपरेशंस किए गए थे उससे जो इनकम मिले वो भी हमारी क्या आती है, एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर बात आती है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब जो हमने प्रोडक्शन किया था, जो हमने फसल बोई थी, उसको बेचने से जो इनकम मिले। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस से कोई भी इनकम मिले तो फार्म हाउस के लिए इसने क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया कि कौन सा फाउंड है। देखो, एक तो जो फार्म हाउस है, जो बिल्डिंग है, वो किसकी हो, कल्टीवेटर की हो, रिसीवर की हो, जिसे रेंट मिल रहा है, मतलब जैसे जो खेती कर रहा है किसान है उसकी खुद की होनी चाहिए। दूसरा, वो उसी लैंड पर सिचुएटेड होनी चाहिए, मतलब जिस लैंड पे वो खेती कर रहा है, मतलब बिल्कुल विसिनिटी का मतलब होता है करीब होनी चाहिए, इमीडिएटली। ठीक है, किसके, एग्रीकल्चर लैंड के। जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो लैंड से के कनेक्शन में होनी चाहिए। उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, लाइक एज डिवेलिंग हाउस या स्टोर हाउस या आउट हाउस के रूप में, किसके द्वारा, कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट के द्वारा। जो लैंड है वो कहाँ पे हो, किसी भी अर्बन एरिया में हो, या आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और सब्जेक्ट टू लोकल टैक्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो भाई क्राइटेरिया फिक्स करके चलती है लैंड्स वगैरह का। तो कहता है कि जो हमारी इंडिया है, मतलब उसमें जो लोकल टैक्स असेस किया जाता है या जो कलेक्ट किया जाता है ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा ना उस लैंड को असेस किया गया हो, वो किसी भी अर्बन एरिया में होने चाहिए। फिर जो लैंड रेवेन्यू है, लोकल टैक्स असेट्स है, ठीक है, किस लैंड पर पेबल नहीं होगा, तो कहता है कि जो लैंड हमारी नॉन अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, या जो लैंड है ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहाँ पे ना 10,000 से कम पॉपुलेशन है, या ऐसे मतलब जो फार्म बिल्डिंग है वो किस एरिया में सिचुएटेड नहीं है, मतलब जो नीचे बताया गया हो। तो कौन कौन सा एरिया, देखो कि जहाँ पे है ना, नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है लोकल लिमिट से, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। और 6 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है। और 8 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में नहीं है लोकल लिमिट से, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो 10 लाख से ज़्यादा है। और स्पेलिंग एंड सीडिंग से अगर कोई इनकम हो रही है, मतलब कई बार नर्सरी वगैरह में जो पौधे वगैरह उगाए जाते हैं उनसे जो भी इनकम मिलती है वो। फिर बात आती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हमें कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखने होते हैं। हमें पता है जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है। तो देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको रेंट के थ्रू मिल रही है, रिवेन्यू के थ्रू मिल रही है लैंड के, ठीक है, तो कहता है कि जो इंडिया में सिचुएटेड है और वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। आपने तो रेंट पे दिया लेकिन वो यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो रही है, एग्रीकल्चर मतलब पर्पज़ के लिए हो रही है। तो कहता है कि उस जो लैंड से जो इनकम होगी वो किस इनके अंतर्गत आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। और कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्रीकल्चर बिल्डिंग से मिले तो वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। या कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है वो किससे मिले, मतलब जो टैक्स के लिए चार्जेबल हो, मतलब जिस इनकम पर टैक्स लगे, वो हमारी आ जाएगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऐड के अंतर्गत। क्योंकि जो हमारी इनकम टैक्स होता है ना उसके अंतर्गत 5 ऐड होते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को 5 ऐड्स के अंतर्गत बांट रखा है, जिनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता है कि भाई क्या क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होता है। तो मतलब 5 ऐड्स में बांटा जाता है। कोई भी सम है जो पेबल एसएससी के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स पेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत। अगर लो आपको एग्रीकल्चर इनकम से लॉस हो जाता है ना, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो एग्रीकल्चर इनकम के किसी अदर सोर्स से। लेकिन जहाँ पे अगर आप जो एसएससी आई मीन जो मेंबर है, जो किसान है, वो अगर मेंबर हो किसका, एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, और उसका मतलब शेयर हो एग्रीकल्चर इनकम में, अगर उसे लॉस हो जाता है तो ऐसा लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट में। और जो लॉस होता है ना एग्रीकल्चर का, वो कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है आगे आने वाले सालों के लिए, कम से कम 8 सालों के लिए। इसको आप सेट मतलब लगा लो, आज आपको लॉस हो रहा है तो आगे अगले साल अगर प्रॉफिट होता है तो आप उस पहले उस लॉस को कवर कर सकते हो उस इनकम से। ठीक है, कितने, 8 सालों के लिए। फिर बात आती है जहाँ पे जो नेट रिजल्ट है, अगर लॉस होता है ना तो लॉस को इग्नोर कर दिया जाता है और जो एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है वो हमारी नील हो जाती है। और जो नेट एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको हमें नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब बात आती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है लैंड से। तो देखो, मार्केट में बिजनेस से कोई मतलब मार्केट से कोई इनकम हो रही हो, स्टोन क्वेरी मतलब जो पत्थर वगैरह की माइनिंग वगैरह क्वेरिंग करने से हो रही हो, रॉयल्टी माइनिंग की रॉयल्टी से हो रही हो, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने से कोई इनकम हो रही हो, वाटर की सप्लाई देने से मतलब सिंचाई वगैरह के लिए भाई हमने पानी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ट्यूबवेल वगैरह, तो उससे कोई इनकम हो रही हो, खुद से जो ग्रास पेड़ वगैरह बैम्बू वगैरह उगे हों, या फिशरी सेक्टर मतलब फिशरीज़ को मछलियों वगैरह के पालन वगैरह से जो इनकम हो रही हो। ठीक है,
मिट्टी को खोद कर उससे ईंटें वगैरह बनाने से कोई इनकम हो रही हो, जो मैनेजर है एग्रीकल्चर फार्म को उससे कोई रिम्यूनरेशन मिले, ठीक है, सैलरी वगैरह मिले तो उससे कोई इनकम हो रही हो, और डिविडेंड मिले, जो भी कंपनी है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है उससे, ड्राइव क्रॉप मतलब खड़ी हुई क्रॉप को खरीद लेने से या कटी हुई क्रॉप को खरीद लेने से कोई इनकम हो, डेयरी फार्मिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग से कोई इनकम हो रही हो, या कोई भी इंटरेस्ट था बकाया था रेंट पे उससे कोई इनकम हो रही हो, ठीक है। तो ये सारी हमारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आती है। मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन से, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें आती है कि भाई कई बार क्या होती है कि जो हमारी इनकम होती है ना एग्रीकल्चर से, वो हाफ तो हमारी एग्रीकल्चर में कंप्यूट होती मतलब काउंट होती है, कैलकुलेट होती है, और कुछ होती है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो वो कौन कौन सी होती है, तो देखो कंपोजिट इनकम हो जाती है, तो पार्टली एग्रीकल्चर होती है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर होती है। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, मार्केट वैल्यू है ना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया हमें वो कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, कि मार्केट में क्या वैल्यू है। तो देखो मार्केट वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन किया है वो ऑर्डिनरी जो मार्केट में बेचा जा रहा है, जिस वैल्यू पर बेचा जा रहा है वो मतलब एवरेज प्राइस जो भी है जिसमें बेचा गया है मार्केट में रिलीवेंट प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट में, और जहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना वो ऑर्डिनरी मार्केट में नहीं बेचा जाए, तो वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस किए हो आपने खेती वगैरह करने में पेड मतलब जो भी फसलें उगाई है उसमें लैंड रेवेन्यू मिला हो या रेंट पेड किया था जो भी आपने मतलब लैंड पे, या जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो विच इन द ओपिनियन असेसिंग ऑफिसर के मतलब जो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है जो टैक्स वगैरह कंप्यूट करता है टैक्स लगाता है उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल हो, तो इस केस में ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अगर नॉर्मली मार्केट में बेचा जाता है तो जो मार्केट में जिस वैल्यू पर बेचा जा रहा है वो हमारे मार्केट वैल्यू हो जाएगी। एग्जांपल दे रखिए जैसे प्रॉफिट ऑफ सच शुगर फैक्ट्रीज के केस में क्या बोल जैसे जो शुगर केन वगैरह ग्रो कर रही है ऑन द राउंड फार्म्स, तो उसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो शुगर केन को जनरली मार्केट में बेचा जाता है, तो इस केस में जो एवरेज मार्केट प्राइस होगा ना शुगर केन का किसी भी प्रीवियस ईयर में उसको एक्सपेंडिचर की तरह मतलब चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे अगर आप बात करो भाई टी वगैरह की मैन्युफैक्चर को करो टी को ग्रो करो तो वहाँ पे 60% इनकम है ना जो ग्रो हुई है टी को उगाने से बेचने से मैन्युफैक्चर वगैरह करने से वो तो एग्रीकल्चर में, और बची हुई जो 40% है वो बिजनेस मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। ऐसे ही भाई लेटेक्स या सैनेक्स है उसको ग्रो करने से मैन्युफैक्चर करने से, तो उस केस में 65% तो एग्रीकल्चर में और बची हुई नॉन एग्रीकल्चर में। कॉफ़ी के केस में देखो कुछ एक्टिविटीज़ में बांटा गया है कि अगर आपने कॉफ़ी को क्या किया है कि भाई ग्रो किया है और कर्ड किया है तो उस केस में तो 75% एग्रीकल्चर में आएगी, लेकिन 60% कब आएगी जब आपने कॉफ़ी को ग्रो भी किया और कर्ड भी किया और रोस्ट भी किया। बात आती है कि जैसे अब हमें कंप्यूटेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे चार्ट में दिखा रखा है कि जो 5,000 तक जो इनकम होती है ना वो तो हमारी टैक्स फ्री होती है, और 5,000 से ज़्यादा जब इनकम आ जाती है ना एग्रीकल्चर के अंदर तो हम उसको बिजनेस इनकम के साथ ऐड करके फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और बाद में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको डिडक्ट करते हैं। जैसे टोटल इनकम कितनी उसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया तो वहाँ से एग्रीगेट इनकम आ गई। अब जो भी हमारी कैजुअल इनकम से जो मतलब कैजुअल इनकम होती है ना जैसे कोई भाई जुआ वगैरह खेलने से या कुछ भी मतलब बिजनेस के अलावा जो भी एक्टिविटी से कोई भी इनकम हो जाए, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो इनके ऊपर रेट्स बता रखी हैं वो हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर बैलेंस ऑफ इनकम है ना उसमें से नॉर्मल रेट से घटा देंगे एग्रीगेट इनकम में से, फिर टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर एग्रीकल्चर इनकम को हम लेस कर देंगे और फिर जो भी रिबेट बनती है ना सेक्शन 87A के अंतर्गत वो लेस करेंगे। फिर कोई सरचार्ज होगा उसको ऐड करेंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% होता है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ से ग्रोस टैक्स आ जाएगा। फिर कोई भी डिडक्शन बनती है ना सोर्स पे या जो भी टैक्स हमने पे किया था एडवांस में वो लेस कर देंगे। तो ऐसे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें इधर का मिस्ट्रैक्स है उसकी एग्रीकल्चर इनकम इतनी थी नॉन एग्रीकल्चर इतनी थी, तो हम नॉन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को ऐड किया। फिर जो हमारी नॉर्मल टैक्स स्लैब्स है कि भाई 2.5 लाख तक नील होता है, फिर 2.5 लाख से अबोव पर 5% लगता है और फिर 5 लाख से अबोव पर 20% लगता है, तो उसके हमने लिए उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स कैलकुलेट किया, इतना आ गया। अब फिर इसमें 2.5 लाख तो हमारे नॉर्मल थे और एग्रीकल्चर इनकम थी हमारी 80,000 वो लिए हमने क्योंकि 2.5 लाख तक तो एग्जाम्पशन रहती है उसको हमने लिया, ठीक है। कितना है तो 3,30,000 आ गए। फिर उस पर हमने देखा तो उसको हमने लेस कर दिया, यहाँ पे इतना आ गया हमारा, इसमें से हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दिया और हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन गई कि कितनी बनती है, ठीक है। तो ऐसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 लाख तो एग्जाम्पशन वाली लिमिट है और 80,000 जो हमारे एग्रीकल्चर इनकम से, ठीक है। तो हम ऐसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।